नमस्कार, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। तो आज हम की तरह वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं। जुलाई का मंथ चल रहा है तो 7 दिन का करंट अफेयर होगा प्लस करंट पोर्शन जो भी हमने पढ़ा है इसके पहले सब रिवाइज करेंगे। और वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, स्टैटिक, जीके ये सभी पोर्शन आपके कवर करवाए जाएंगे। तो आगाज करते हैं पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि बिना पॉजिटिव थॉट के हम अपना सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। उसी पॉजिटिव एक्शन पे ही रिलेटेड एक कोट है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। तो क्या है कोट? योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। बिल्कुल सही बात है। हमारे जो एक्शन होते हैं कभी कभी ना, हम बहुत नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो जो नेगेटिव चीजों के साथ चीजें स्टार्ट होती हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करिए तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करिए, जिससे कि उसका रिजल्ट, आपका जो सक्सेस हो ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जल्दी आ जाए। ठीक है, तो यही आपका थॉट था। आई होप आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, कौन से टेक जायंट ने विकर नाम का एक एप्लीकेशन जो है वो एक्वायर किया है। तो आपको बताना है इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन। ठीक है, अब अमेजन, इस पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन पे कुछ। तो करंट पहले देखते हैं। जो एफबी के ग्रीवेंस ऑफिसर बनाए गए हैं, कौन? स्फूर्ति प्रिया बनाई गई हैं। व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर परेश लाल, और ट्विटर के जेरेमी किसर। ठीक है, इनका तो कुछ अलग ही पंगा चल रहा है। ये कभी वाइस प्रेसिडेंट का आईडी ब्लॉक कर देते हैं ट्विटर का, तो कभी प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इसीलिए इस पे बवाल चल रहा है, और कहीं देखिएगा कहीं ना कहीं कभी हमारे यहाँ से ही ये ब्लॉक ना हो जाए। ठीक, अब चलते हैं कुछ इंडेक्सेस के बारे में। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 142। वर्ल्ड सोशल मीडिया जो डे है वो कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम 2010 में सोशल मीडिया डे मनाया गया था। और ये इसको जो सोशल मीडिया जो है हमारे यहाँ से बहुत दिनों से, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी किसी को। तो 6 डिग्री नाम की एक 6 के तहत इसको स्प्रेड किया गया, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। वो किसके द्वारा? एंड्रयू विरिज के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशगाबाद was named the world's most expensive city for foreign workers in Mercer cost of living survey recently. What is Mumbai's rank in the survey? तो आपको बताना है, देखिए वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सा बताया गया है? अशगाबाद। ठीक है, किसके द्वारा? ये एक मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ था। ठीक है, उसमें अशगाबाद को सबसे एक्सपेंसिव सिटी माना गया है। तो हमारे इंडिया से भी कोई है, मतलब हमारे इंडिया से भी बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जिसको इसके अंदर रखा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि मुंबई का रैंक कौन सा है। तो मुंबई का रैंक है 78। चलते हैं कुछ फैक्ट अशगाबाद के बारे में जान लेते हैं। तो अशगाबाद जो है वो किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान से आपको याद रखना है ये किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया का। तो सेंट्रल एशिया में जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताइए। चलिए तब मैं बताती हूँ। पहला कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप में। देखिए तुर्कमेनिस्तान के साथ कोई क्या वाटर बॉडी लगती है? तो देख लीजिए, यहाँ पे कैस्पियन सागर से या इसके बगल में कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट 2020। तो आपको बताना अभी 2020 में स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में कौन सा हमारा इंडिया का स्टेट टॉप किया है? तो यह हमारा यूपी। कौन सी सिटीज जो हैं वो अभी स्मार्ट सिटी में टॉप की? तो ये सूरत और इंदौर, ये 2 सिटीज जो हैं स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आई हैं। तो अब चलिए हम आपको कुछ यूपी के बारे में बता देते हैं। यूपी का कैपिटल जो है वो लखनऊ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है,
दुधवा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको, अच्छा लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। और फिर यहाँ से क्या कोई रामसर साइट्स हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके स्टेट पीएससी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि कितने यूपी के कितने ऐसे जगह है, ऐसी क्षेत्र है वो रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। तो 8 रामसर साइट्स, पहले 7 थे, और अभी आगरा का कीथम लेक जो है वो रामसर साइट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल रामसर साइट्स जो है वो यूपी के 8 हैं, और वैसे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स 42 हैं। ठीक है, अभी जो काला नमक, ठीक है, ब्लैक नमक, काला नमक को जीआई टैग मिला है, कहां से, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी रेबीज फ्री, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा से आपको याद रखना है, ठीक है, गोवा से आपको याद रखना है इसका कैपिटल पणजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है, डबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी 52nd क्या होने वाला है, 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहीं पे शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, जो सीएम है वो कौन है, प्रमोद सावंत है, आप सभी को पता है ये। और ये 1961 में पोर्टुगीज से आजाद हुआ था, मतलब पोर्टुगल यहाँ से गए थे फाइनली 1961 में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पेमेंट ऑफ व्हाट्सएप इन इंडिया, अभी व्हाट्सएप पेमेंट के हेड कौन बनाए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनीष महात्मे, ठीक है, मनीष महात्मे, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द न्यू जनरेशन ऑफ अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल, तो भैया आजकल डीआरडीओ एकदम जोश में है, डीआरडीओ बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहा है डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो इन सब से, तो डीआरडीओ से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में इसको डेवलप किया गया था। और हाँ, 1958 में भी नासा का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर डीआरडीओ के जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं, इनको यूएसए का मिसाइल मैन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और इंडिया लेवल पे किसको मिसाइल मैन बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद डीआरडीओ से आपको और भी चीजें याद रखनी है, एक रुस्तम नाम की क्या है, ये निगरानी रखेगा, ठीक है, तो ये सर्विलांस के लिए बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और घातक जो एयरक्राफ्ट है ये क्या है, ड्रोन नहीं है, रुस्तम एयरक्राफ्ट है, ठीक है, घातक जो है ये अटैकर है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, जो अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल है ये कहां से लॉन्च किया गया है, टेस्ट कहां से किया गया है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है, कोस्ट ऑफ ओडिशा बालासोर, ठीक है। अब इसको जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है इसको कौन से नाम से जाना जाता था, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के अभी नए डायरेक्टर निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रवीण सिन्हा जी को अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इसे क्या याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा थोड़ा, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भारत सरकार ने 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया है, ठीक है, 29 जून को, तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो अब यहां से आपको याद रखना है, बेसिकली ये आपका जो 5 ईयर प्लान होता है, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे हमारे इसमें, उसके बाद फिर ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना,
ये जो सेकेंड नंबर का आपका 5 ईयर प्लान था उसमें उससे ये रिलेटेड थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है, तो 1 जुलाई को आपको नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और सीए डे मनाया जाता है, ठीक है। और नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी होती है, तो ये बीसी रॉय जी की होती है, ठीक है। बीसी रॉय जी की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी दोनों होती है, तो इसको याद रखिएगा। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे मनाया जाता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे, अब जूनोटिक डिजीज आपने सुना होगा कि ये क्या होता है, जो डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है उसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। अभी जो कोरोना आया है उसको भी जूनोटिक वायरस बोला जाता है उसको, तो इसलिए हमारा इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, तो ये क्या, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे जो है वो 30 जून को मनाया गया। अब एस्टेरॉइड जो होता है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, एस्टेरॉइड बेल्ट जो होता है वो केपलर बेल्ट के में पाया जाता है। और केपलर बेल्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे सपोज करिए ये मार्स है, मार्स प्लैनेट है जिसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जुपिटर है। तो जो हमारा एस्टेरॉइड है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब एस्टेरॉइड, एक एस्टेरॉइड का नाम जो है वो पंडित जसराज के नाम पे इसको रखा गया था। तो अब जुपिटर से आपको याद रखना है कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये किसका, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका भी एक सैटेलाइट है जिसको गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और यह सबसे बड़ा सैटेलाइट है किसका, पूरे सोलर सिस्टम का। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके 2 सैटेलाइट है, फोवीज एंड डिमोस। तो ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो 23 जून को मनाया गया, और कहाँ पे मनाया जाने वाला है, अभी आपका T20 वर्ल्ड कप। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। अब ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, पीसी महालनोबिस। तो 5 ईयर प्लान जो है वो टोटल 12 5 ईयर प्लान आया था, और जो 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग होती है वो 1951 से स्टार्ट होता है। अब हमें आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, लॉन्च किया एक जेन गार्डन नाम का, जो कि जापानीज स्टाइल में लॉन्च किया गया है। तो यह कौन सी सिटी में, इंडिया की कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है इसको। अब भैया जापानीज स्टाइल में जेन गार्डन क्यों लॉन्च किया गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बेसिकली जापानीज कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जापानीज थीम पे ये एक पार्क बनाया है। तो इसको आप बहुत ध्यान से इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, जेन गार्डन, ठीक है। ये अहमदाबाद में लोकेटेड है। तो अब बात आती है जापान की। तो जापान का जो कैपिटल है क्या है, टोक्यो, ठीक है। और आपको याद रखना है फुकुदा ग्रैंड प्रिक्स प्राइज 2021 जो है ये किसको दिया गया, पलागुमी साईनाथ को दिया गया बाई जापान। ये जापान का एक प्रिक्स प्राइज है, ग्रैंड प्रिक्स प्राइज। तो ये किसको दिया गया, पालागुमी साईनाथ को। अब हायाबुसा 2 सेकेंड स्पेसक्राफ्ट, अब ये क्या है आप सोच रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक मार्स मिशन को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था बेसिकली जापान के द्वारा। तो इसका ये स्पेसक्राफ्ट का नाम है। अब ये क्यों चर्चे में रहा है, क्योंकि अभी नासा के, ठीक है,
नासा के कुछ वैज्ञानिक वहां पे जा रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए, वहां की सॉइल को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए हायाबुसा, बस आप नाम याद रखिएगा कि हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट कहां से रिलेटेड है। तो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट जो है वो जापान से रिलेटेड है। जापान स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जाक्सा नाम है। वैसे ही हमारे स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो वो है नासा। ऐसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो ये सब कुछ स्पेस एजेंसीज हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये कहां पे हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट है जो वो स्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो इसका जो जो एस्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए जो भेजा गया था वो रुइगू नाम का वो था, उसको भेजा गया था 2018 में और वापस कब आया? 2019 में। तो ये क्या लेके आया? वहां के सॉइल सैंपल को लेके आया। अब उसी सॉइल सैंपल को, उसी एस्टेरॉइड के सॉइल सैंपल को नासा के वैज्ञानिक अब जा रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुकागू। ठीक है, फुकागू यहाँ के सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जी किसी चीज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली बिकम यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट्स? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। ये बेसिकली 17 साल की हैं और ये इन्होंने तीनों कैटेगरी में अपने उसको क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। सेंटर इनॉग्रेट्स एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स। ठीक है, अब नेटरैक्स क्या है? ये एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक है। तो ये कहां पे अभी इनॉग्रेट किया गया है? तो ये बेसिकली इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है, एमपी में। तो बात आती है एमपी की। एमपी हम चलिए घूम के आते हैं थोड़ा। एमपी का जो कैपिटल हो जाएगा क्या हो जाएगा? भोपाल। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है एमपी से यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स यहाँ बांधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। और यहाँ पे हो जाएगा पन्ना नेशनल पार्क, यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेटरैक्स जो है, नेटरैक्स, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन से मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के हेड हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के हेड हैं। ठीक है, और ये बेसिकली लॉन्गेस्ट ट्रैक है एशिया का, तो याद रखिएगा इसको। ये एमपी के इंदौर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ओरिजिनली स्लेटेड टू बी हेल्ड इन इंडिया। अभी आपको भी पता है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शिफ्ट कर दिया गया है कहां पे? यूएई। ठीक है, मेंस वाला यूएई में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब बात आ जाती है यूएई की। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल जो है अबू धाबी है और दुबई जो है ये मोस्ट पॉपुलस सिटी है। आईपीएल जो 2021 सितंबर में होने वाला है, जो बचे हुए आईपीएल है वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। टी20 वर्ल्ड कप यहाँ पे शिफ्ट कर ही दिया गया है और 13th एडिशन आईपीएल का जो कंडक्ट किया गया था वो भी यहीं पे किया गया था। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ था वो यूके में हुआ था, लेकिन 27 का हमें पता नहीं, 28 जो होगा वो यूएई में होगा। अभी यूएई में एक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का एक है मिश्री चेरी, उसको अभी कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है? इसको जीआई टैग मिला है बेसिकली और ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसको प्रमोट करने के लिए और हमारे एक्सपोर्ट को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जा रही हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो आपको याद रखना है क्या क्या? जीआई टैग जर्दालू मैंगो जो कि बिहार का है। ठीक है, ये कहाँ पे भेजा जा रहा है? तो ये यूके में भेजा जा रहा है। शाही
शाही लीची को जीआई टैग मिला है, ये भी बिहार का ही है। और इसके बाद आपको गिर केसर मैंगो, ये कहाँ का है, ये गुजरात का है जिसको जीआई टैग मिला है। और केसर को कहाँ पे, कश्मीर में उसको जीआई टैग मिला है। गुच्ची मशरूम को भी जीआई टैग मिला है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। जलगांव मैंगो एक है, वो महाराष्ट्र का है, जो कि उसको भी जीआई टैग मिला है, वो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूके में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। आईसीसी का जो आईसीसी के जो अभी हेड हैं वो मनु सहाय जी हैं, और जो सेक्रेटरी हैं वो ग्रेग बार्कले जी हैं। बीसीसीआई भी है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अभी चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये सौरव गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है। और इसके सेक्रेटरी जे शाह हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान इन सबको पीछे छोड़ के 10वीं रैंक हासिल कर ली है। किसमें, साइबर सिक्योरिटी में। और हाँ, पिछली बार इंडिया की रैंक 37th थी, बेसिकली 27 रैंक आगे आके हाई जंप मारा और चाइना को पीछे छोड़ दिया। किसमें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात आती है किसकी, चाइना की। अब चाइना भैया ये ऐसा देश है कि हर जगह इनकी हड़प नीतियां चल रही हैं, हर जगह ये कब्जियाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं भी जाके बोल देते हैं कि ये हमारा लैंड है, ये हमारी पोर्ट है, ये हमारा ओशियन है। कभी ये ना बोल दें कि पूरा इनका वर्ल्ड ही पूरा है, इन्हीं का है। ठीक है, तो चाइना का कैपिटल बीजिंग, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे संघाई नाम की एक जगह देखने को मिलती है। संघाई से आपको याद रखना है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक ड्रैगन मैन, ठीक है, ड्रैगन मैन देखा गया था चाइना में। अभी आगे मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो एक ड्रैगन फ्रूट था हमारा गुजरात का। ठीक है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, कमलम, क्योंकि ड्रैगन मैन इनके यहाँ मिल गए थे, तो फिर वे विवादित चीजें हो जाती। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इंडेक्स 2021? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इंडेक्स में सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 20वां है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड? तो भैया ये अभिमन्यु मिश्रा हैं, जो कि अभी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नागरिक हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन नागरिक हैं, और ये यंगेस्ट क्या चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो चेस ग्रैंड मास्टर से आपको एक नाम तो याद आना ही चाहिए, कौन सा, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद का नाम आपको याद आना चाहिए। और इनकी एक बुक है, उसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, माइंड मास्टर, तो इनकी बुक का नाम है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने जो ये अभिमन्यु मिश्रा हैं, ये मात्र 12 साल और कितने दिन के हैं, मात्र 12 साल और 25 दिन के हैं। 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, शर्गी करजाकिन, जो कि 12 साल 7 महीने के थे, और इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रफाल हैज अनवील्ड द सी ब्रेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल विद 300 किलोमीटर रेंज रिसेंटली। तो ये राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम किसका है, तो राइफल किसका है, ये इजराइल का, फ्रांस का बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखिएगा, फ्रांस का बिल्कुल भी नहीं है, तो इजराइल का है। सी ब्रेकर, भैया सी ब्रेकर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पानी के अंदर अगर कोई चीज डिटेक्ट कर लिया इसने, मतलब पानी के अंदर भी ये जाके अटैक कर सकता है, ऊपर मतलब एयर में भी अटैक कर सकता है, हर जगह पूरी तरीके से ये मतलब टारगेट पॉइंट को अटैक कर सकता है, इसलिए इसका नाम सी ब्रेकर पड़ा। इजराइल तो इसे खतरनाक से चीजें बना रही है ना भाई साहब, इसलिए हमारे इंडिया और इजराइल का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो
इंडिया और इजराइल से आपको याद रखना है, कुछ और भी याद आ रहा होगा आपको। क्या याद आ रहा है? इजराइल ने अभी हेरॉन टीपी ड्रोन इंडिया को दिया था। कौन याद रखेगा इसको? हेरॉन टीपी, जो कि लद्दाख रीजन में लगाया जाएगा। LAC, जहां पे चाइना हरकतें मचा रहा है ना, वहीं पे ये ड्रोन लगाया जाएगा। ठीक है, तो और भी चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो राफेल सी ब्रेकर एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है? ये 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, और इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, और यह 5th जनरेशन की लॉन्ग रेंज ऑटोनॉमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, और यह सी को भी टारगेट कर सकती है, लैंड को भी टारगेट कर सकती है, और एयर को भी टारगेट कर सकती है। सब चीजों को ये टारगेट कर सकती है, तो इसलिए इसका नाम सी ब्रेकर पड़ा है। ये क्या देख रहे हैं आप? ये तो जाल वाल के टाइप का लग रहा है, तो आप सोच रहे हैं ये क्या है? तो ये बेसिकली इंद्रजाल है। ऐसा कुछ है नहीं, बस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है। तो अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नंबर 1 इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम रिसेंटली डेवलप्ड बाई हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स। तो किसके द्वारा ये जो इंडिजीनियस ड्रोन है डेवलप किया गया है? तो ये पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो अभी देख रहे थे, इंद्रजाल नाम है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इसको DRDO ने बनाया है, ठीक है, और ना इसरो ने इसको बनाया है। इसको किसने बनाया है? एक प्राइवेट रोबोटिक कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है इसको। अब हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम। इसका रेंज कितना होगा? तो ये 1000 to 2000 किलोमीटर स्क्वायर इसका रेंज है। और हाँ, और एक चीज जो यहाँ पे अभी बेसिकली हमारे, आपको ये पता है कि हमारे एयरबेस पे अभी अटैक हुआ था ड्रोन की थ्रू। तो श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में ड्रोन जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे अब ड्रोन ना कोई बेचेगा, और ड्रोन अगर कहीं दिखेगा तो उसको क्या भेज दिया जाएगा? जेल। अब कौन से सेक्शन के थ्रू ये किया गया है? तो ये सेक्शन 144 के तहत किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरॉन टीपी ड्रोन इजराइल का है। MQ-9B ड्रोन कहाँ का है? US का है। तो ये भी आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी वॉरशिप हैज रिसेंटली कंडक्टेड मिलिट्री ड्रिल विद। कौन सी कंट्री के साथ अभी इंडियन नेवी वॉरशिप ने मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट किया है? कहां पे? ईस्ट चाइना सी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई डिवाइडिंग लाइन आपको देखने को मिलती है? हाँ जी, कौन सी? 38th पैरेलल लाइन। तो अब और भी सारे वो बता दीजिए, क्या और भी सारे डिवाइडिंग लाइंस बता दीजिए। तो 49th पैरेलल लाइंस जो होती है वो USA और कनाडा को डिवाइड करती है, USA एंड कनाडा को। ठीक है, इसके बाद मैकमोहन लाइन किसको? इंडिया और चाइना को। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर इसके बाद आपका डूरन लाइन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। इसके बाद साउथ कोरिया जो है वो अभी इंडिया के साथ ईस्ट चाइना सी में अभी नेवल एक्सरसाइज करेगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is the first country in the WHO Western Pacific region to be awarded a malaria-free certification in more than 3 decades? लो भैया, अभी मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन कौन सी कंट्री को मिल गया है जो कि पिछले 70 सालों से स्ट्रगल कर रहा था क्या कि मलेरिया फ्री कंट्री बन जाए वो? तो कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना से आपको याद रखना है। अच्छा, ये बताइए हमको कि क्या इंडिया मलेरिया फ्री कंट्री है, और अगर नहीं तो ये कौन से, कब तक इसका मोटिव है मलेरिया फ्री होने का? अब इसके बाद आपकी बात आती है चाइना और इंडिया। चाइना एंड इंडिया का जो एक्सरसाइज होता है वो क्या होता है? हैंड इन हैंड। क्या होता है? हैंड इन हैंड। फिर इसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में? US और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है
वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेस इंडिया और यूएस की हैं। इस बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज देखने को मिलती है इंडिया के साथ, तो वो है संप्रीति एक्सरसाइज, आपको इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलती है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि क्या इंडिया और नेपाल के बीच में कोई एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, तो ये सूर्य किरण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। केपी शर्मा ओली अंकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा क्या काला पानी पे कुछ ज्यादा ही विवाद कर रहे थे ये। ठीक है, काला पानी पे ये कुछ ज्यादा ही विवाद कर रहे थे। ठीक है, चाइना हैज बीन अवॉर्डेड एज अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO। अब बात आती है WHO की, तो WHO की बात नहीं करेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। WHO का पहले तो हेडक्वार्टर बता दीजिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके हेड टेड्रोस अधानोम। ठीक है, इनके हेड हैं। इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। और WHO से आपको याद रखना है कि WHO ने हाल ही में अभी WHO की लिस्ट से ओपन स्काई ट्रीटी यूएस जिसको हटने से, ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की बात कर रहा था, इन्होंने फिर से इसमें अपना इसको ज्वाइन कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है जब से जो बिडेन अंकल आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आपको यहीं पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको WTO का भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बताओगे कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैड्रिड में है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड में है। खाने पीने से रिलेटेड तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाई है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने सब चीजें हेड से लेके फॉर्मेशन से लेके उसके लर्निंग टेक्निक्स भी मैंने बताए हैं, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज रिसेंटली नेम्ड एज इशियस टुकारामी? टुकारामी, अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि टुकाराम ओम्बले, बेसिकली ये जो स्पीसीज है वो एक स्पाइडर है, याद रखिएगा। तो ये स्पाइडर का नाम जो है ये तुकाराम ओम्बले के नाम पे रखा गया है, जो महाराष्ट्र के क्या है, सब इंस्पेक्टर थे। और ये 26/11 के अटैक में इनको 15 गोलियां इनको लगी थी। ठीक है, तो इनको अशोक चक्र से भी नवाजा गया है। ठीक, और ये महाराष्ट्र के थे, तो इसलिए इस स्पीसीज का जो नाम है वो इशियस तुकारामी इनके नाम पे रखा गया है। अब ये देखिए, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है ये उत्तराखंड में इसको पाया गया है। इसका नाम क्या है? ये कोरल स्नेक है, कोरल स्नेक। इसको ब्लैक बेलीड इसके स्नेक के नाम से जाना जाता है। और ये ऊंचाइयों पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो क्या है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? बदराज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बदराज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इस सेंचुरी में पाया गया है। तो क्या ये वेनमस है, मतलब जहरीला है? हाँ जी, ये जहरीला भी है। तो याद रखिएगा, ब्लैक बेलीड कोरल रीफ उत्तराखंड में पाया गया है। और ये जो है ये डायनासोर है। कौन? सेल्फ स्पीकिंग डायनासोर। ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये मैक्सिको में पाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ड्रैगन मैन से तो आप सब परिचित होंगे। ड्रैगन मैन कहाँ से मिला है? चाइना से मिला है। चाइना कहते हैं कि हमारे यहाँ से मिला है, तो ये ड्रैगन मैन चाइना का हो गया। होमोसेपियंस जो है ये कहाँ से मिले हैं? आप ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेरामैक, NERAMAC, विच इज सीन इन द रिसेंट स्टिमुलस पैकेज। ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें से ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको एक अल्फाबेट दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी जगह पे क्या है, तो आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो कि जीएसटी काउंसिल को हेड भी यही करती है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, इन्होंने अभी अनाउंस किया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन is to be revived with a package of rupees 77.45 करोड़। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। एनईआई ट्रस्ट ने अभी ये न्यूज में रहा है, तो आपको बताना है किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। अब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो वो बैंक कौन सा हो जाता है, जिसका नाम है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक जो है ये कमर्शियल बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1982 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है और हेड कौन है, डेविड रासकुन्हा। अब इसकी जो मदर बैंक है कौन है, तो मदर बैंक तो एक ही है, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कमर्शियल बैंक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाबार्ड, नेशनल तो नाबार्ड दूसरा जो हमारा कमर्शियल बैंक हो जाएगा वो नाबार्ड हो जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चरल तो जो हमारा दूसरा कमर्शियल बैंक होगा वो क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूरल, ये फॉर याद रखिएगा, रूरल एंड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये वीकली करंट अफेयर्स है तो थोड़ा कंटेंट ज्यादा रहेगा, मैं फिर भी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, लेकिन तो हफ्ते में एक दिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, तो ये रीजनल रूरल बैंक इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई पे देखने को मिलता है। अब यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, अब चेयरमैन इनके गोविंदा राजुली चिंताला इसके चेयरमैन है। आरबीआई की बात आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद इसके जो हेड हैं वो शक्तिकांत दास हैं, तो याद रखिएगा ये मदर बैंक इसको कहते हैं। ठीक है, इन सब को रेगुलेट, कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने का काम जो है वो हमारा कौन सी बॉडी करती है, रीजनल रूरल बैंक, लेकिन इसकी मदर बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है एनईआईए का, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। क्या है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट व्हिच कुड नॉट बी कवर्ड बाय ईसीजीसी। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को बाय एक्सटेंडिंग रिस्क कवर्स टू द क्रेडिट गिवन बाय एग्जिम बैंक। इसके बाद गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कॉर्पस टू एनईआईए ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच पोस्ट इज हेल्ड बाय अमिताभ कांत whose tenure has been extended। इनका अभी कार्यकाल पिछली 3 बार से एक्सटेंड किया जा रहा है और फिर से एक इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है 22 सितंबर तक। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी के, ये कौन है, सीईओ हैं, तो बेसिकली ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है, अब नीति आयोग की बात आती है तो नीति आयोग किसकी जगह पे आया था, ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। प्लानिंग कमीशन की जगह पे आप सोचोगे क्यों आया है ये, क्यों, क्या प्लानिंग कमीशन अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। बेसिकली ये फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारा नीति आयोग वो का फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, पहले सेंटर हेड करता था। ठीक है, मतलब इसमें यूनियन का ज्यादा सेंटर का ही रोल होता था। नीति आयोग जब से आया, इसको फेडरलिज्म को, मतलब सबको साथ में, स्टेट का भी इसमें भागीदारी रहे, इसलिए यहाँ पे स्टेट के सीएम भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक, तो इसलिए फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या, नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ और फर्स्ट सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। अभी चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, तो राजीव कुमार है, और ये प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस किया गया था। टोटल प्लानिंग कमीशन मतलब 5 ईयर प्लान कितना था, तो 12 था। 12th प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन थे, ये मोंटेक आलूवालिया थे, जो कि करंटली अभी आईएमएफ के एडवाइजरी बॉडी में इलेक्ट किए गए हैं।
अभी अब आपसे पूछे अटॉर्नी जनरल अभी इंडिया का हाल ही में कौन है, तो के वेणुगोपाल जी हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्रीज इक्वालिटी मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द बिल अलाउइंग जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। अब स्पेन की बात आती है तो स्पेन का जो कैपिटल है वो क्या है, मैड्रिड, जहां पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन आपको देखने को मिलता है, हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, फ्रांस है और पोर्टुगल है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि स्पेन कौन सी सी से जुड़ा हुआ है, तो ये मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, और ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा बे आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बे ऑफ बिस्के, ठीक है। और इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये टैगिस रिवर है, और लार्जेस्ट लेक जो है वो लागो डे सनाब्रिया लेक है। क्वेश्चन, वर्ल्ड लेवल पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने 149 साल पुराना जो दिल्ली दरबार प्रैक्टिस होता था इनका, ठीक है, दिल्ली दरबार मूव, जो कि अभी पुरानी प्रथा 149 साल पुरानी प्रथा जो थी उसको अभी खत्म कर दिया गया है, तो ये कौन सी यूटी या स्टेट का था, तो ये था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का ये जो प्रैक्टिस था इसको हटा दिया गया है। ये बेसिकली दरबार मूव होता क्या है आप पूछोगे, तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि 6 मंथ का पार्टीशन होता था, मतलब जो ये गवर्निंग बॉडीज हैं वो 6 महीने एक जगह पे काम करती थी, मतलब इसकी 2 कैपिटल है ना, श्रीनगर और कश्मीर, तो 6 मंथ एक जगह पे काम करती थी, फिर 6 मंथ में एक महीने पे काम करती थी। तो बेसिकली इनको मूव करना पड़ता था 6 महीने के बाद, तो मूव करने में पैसा लगेगा, ठीक है, पैसा लगता था, इकोनॉमी हमारी जाती थी, तो उन सबको बचाने के लिए, उन सबको सेव करने के लिए ये अभी एंड कर दिया गया है। तो अब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना, 2019 में बना। इसका 2 कैपिटल था, पहले क्या था, श्रीनगर और कश्मीर। अब जीआई टैग, यहाँ के केसर को और गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला हुआ है। डाल लेक और वुलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, उसको यहीं जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। आर्च ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आर्च ब्रिज चेनाब में बनाया जा रहा है। चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि चंद्र और भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लास्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, तो ये सत्यपाल पाल मलिक जी थे, ठीक है। फर्स्ट सीएम यहाँ के कौन से थे, तो गुलाम एम सादिक। और रामसर साइट जो है वो मानसर लेक यहाँ की रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। एप्पल टाउन, कौन से टाउन को यहाँ के एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है, तो सुपोर नाम का टाउन है, उसको एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। इग्लू कैफे आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ट्यूलिप गार्डन यहीं पे आपको देखने को मिलता है, और ट्यूलिप फेस्टिवल भी यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। शालीमार बाग, किसके द्वारा यहाँ पे एक शालीमार बाग देखने को मिलता है, जो कि जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो वह झेलम नदी के किनारे है। अभी यहाँ पे हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी हाल ही में न्यूज में रहा, क्यों रहा, क्योंकि आगे क्वेश्चन है बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बस इतना याद रखिए, आगे का न्यूज मैं अभी आगे बताती हूँ। स्टेट फ्लावर यहाँ का लोटस है, और वुलर लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये यहाँ के बांदीपुर जिले में लोकेटेड है। यहाँ पे पहले यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क हुआ करता था, जो कि अब लद्दाख का पार्ट हो गया है। तो ये किसके लिए फेमस है, तो ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मन्ना पटेल जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली स्विमिंग से रिलेटेड है। ये क्यों न्यूज में रही है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स के लिए स्विमिंग में इन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये रही मन्ना पटेल, और ये टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं, जो कि पहली इंडियन फीमेल स्विमर है, याद रखिएगा, पहली इंडियन फीमेल स्विमर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच कंट्री रिसेंटली अनवील द किट 300? भैया आजकल इसराइल ना बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें कर रहा है। किट 300 जो है वो इसराइल से रिलेटेड है, ठीक है। अब यूएस से आपको याद रखना है क्या, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है ये 51st स्टेट बनने वाला है, कहाँ का, यूएस का, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में आपको दो मुख्यालय देखने को मिलते हैं, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पहले इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। यूके लंदन, ठीक है, यूके का कैपिटल लंदन, रशिया का कैपिटल मॉस्को, ठीक है। तो रशिया से कोई एक्सरसाइज होती है इंडिया की, तो हाँ जी बिल्कुल। अभी बेसिकली क्या इंडिया और रशिया ने मिलकर एक मिसाइल डेवलप किया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिसाइल कौन सा, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। सबसे पावरफुल मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया कौन सी कंट्री को देने वाला है। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा उसको। चलते हैं हमने कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पे, तो ये रहा क्या, किट 300। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बन सकता है, तो किट 300 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या है, इसमें बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बेसिकली जो इंसान को डिटेक्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम में लगाया जाता है कि इंफ्रारेड सेंसर से बेसिकली नाइट में ये जो हमारे सोल्जर्स जो होते हैं नाइट में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है इनको इंफ्रारेड सेंसर के द्वारा। तो ये जो किट 300 है, इसको पहनने के बाद इंफ्रारेड सेंसर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे सोल्जर्स के लिए, इजरायली सोल्जर्स के लिए ये काफी बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो अब आयरन डोम है, जो आयरन डोम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसराइल के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसराइल अभी एयरबॉर्न हाई पावर लेजर मिसाइल को भी टेस्ट कर रहा है। और थर्ड टेक्नोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है, तो ये यूएसए से रिलेटेड है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्कर सिंह धामी who recently became 11th and youngest chief minister of Uttarakhand is an MLA from which constituency? तो अभी हाल ही में इसके पहले कौन थे, तीरथ सिंह रावत, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, कहां से, उत्तराखंड से। अब आप सोचोगे कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया, तो अभी बताते हैं, पहले इसका आंसर बताइए। ये एमएलए हैं कहां के, खातिमा जिले के, ठीक है, खातिमा जिले से ये बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने की पूरी कोशिशें करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारी नेबरिंग स्टेट है भैया, 2000 में अलग हुई थी हमसे, कहां से, यूपी से अलग हुई थी, ठीक। तो अब यहाँ बात आती है उत्तराखंड की। हाँ, तो रिजाइन क्यों किया इन्होंने, जो तीरथ सिंह रावत थे वो 115 डेज तक काम करने वाले सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के सीएम बन गए हैं। अब हिस्ट्री में नाम तो इनका रहेगा ही ना, ठीक है। पहले सीएम ऐसे बन गए हैं जो सब 115 सबसे कम दिनों तक काम करने वाले सीएम रहे हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में ना कोई भी सीएम अपना टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाता है। एक ऐसे सीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, 2002 से लेके उनका टेन्योर था। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उनका नाम क्या था, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, आप सभी को पता है, ठीक है। देहरादून में अभी ब्लैक वेलीड कोरल स्नेक पाया गया है जो बद्रराज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है, और यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है। अब यहाँ पे आपको लाइकेन पार्क देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर यहीं पे बनाया गया है, चार धाम यात्रा यहीं पे आपको देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी पार्क यहीं पे बनाया गया है, होप पोर्टल कहाँ का है, ये भी आपका उत्तराखंड का है, ठीक है। मिशन हौसला और भी देखेंगे ना, मिशन हौसला किसका है, ये भी यूके का है, नॉट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दिस इज उत्तराखंड। तो अब हौसला, अगर मैं पूछूं कि हौसला योजना किसका है, ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है, तो ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रखिएगा। जेएनके का है, क्यों, ये स्पेशली विमेन्स के लिए क्या किया गया था, ये चलाई गई थी योजना, ताकि उनकी जो हैंडमेड चीजें हैं वो जाके बाजार में, मेन मार्केट में उसको लाया जाए, ठीक है, और उनको बेसिकली एम्पावर किया जाए। तो हौसला योजना
कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। मिशन हौसला यूके का है। अब ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैली नेशनल पार्क। कौन बताएगा? हम। हैली नेशनल पार्क किसको जानते, किस नाम से जानते थे? हैली नेशनल पार्क पहले जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, उसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसके लिए? टाइगर्स के लिए फेमस है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर आपको यहीं पे उत्तराखंड में ही आपको क्या चीज देखने को मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा मिल के देवप्रयाग बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन। ये किससे रिलेटेड है? तो अभी चलेंगे निपुण भारत मिशन पे। ठीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है पहले ये तो बता दीजिए। तो ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये निपुण भारत जो है, ये बेसिकली 4 चीजों को प्रमोट करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, किससे? रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड न्यूमरेसी में। ठीक है, किसी किसी का मैथ्स बहुत वीक होता है, किसी किसी को रीडिंग में दिक्कत होती है, किसी किसी को राइटिंग में दिक्कत होती है। तो इन सब को बेहतर बनाने के लिए निपुण भारत योजना शुरू की गई है। ठीक है, और यह 5 जुलाई से शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, निपुण मिशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक PMFME, ये F क्या है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है फॉर्मलाइजेशन। अब क्या है ये? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये स्कीम जो है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत। Who is the new CEO of Amazon? तो बहुत हलवा क्वेश्चन। एंडी जेसी इसके CEO हैं। अब बात आती है CEO की, तो और सबके CEO तो जान लें। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, आपके एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचई, इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम, ट्विटर के जैक डॉर्सी, मिंत्रा के अमर नागराम, आजियो के नायर विनीत, टेलीग्राम के पैबल दुरोव, लिंक्डइन इनके रियान रॉस लैंस्काई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब उड़ जाएगा। उज रिवर हाल ही में अभी न्यूज में रहा है, तो आपको बताना है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिकली ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। क्यों ये न्यूज में रहा है? तो अभी मैंने बताया था ना, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके अभी मैं कुछ न्यूज बताऊंगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? एक ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें जो पानी का रेशियो था, ये 80:20 का रेशियो डिवाइड था कि 80% यहाँ से जो पानी निकलेगी इन ट्रिब्यूटरीज से, 80% पाकिस्तान यूज करेगी और 20% क्या? इंडिया यूज करेगी। ठीक है, लेकिन आप तो पाकिस्तान की हरकतों को जानते ही हो। ठीक, तो पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, इन्होंने अभी हमारे एयरबेस पे अटैक कर दिया। ठीक है, और चिल्लाते रहते हैं कि इन्होंने हमारी टेरिटरी पे अटैक किया। ये क्या भैया, हम अपनी टेरिटरी में हैं। ठीक है, जब आप कुछ करोगे हमारी टेरिटरी को, तो हम तो जवाब देंगे ही देंगे। ठीक है, तो खैर चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, पॉइंट पे, मुद्दे पे। तो अभी भारत ने कह दिया है कि ये एक उज रिवर है, जो वहां का पानी इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं है रोकने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बेसिकली एक कृष्णा सागर डैम है, कृष्णा सागर डैम, जो कि बहुत विवादित डैम है। हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में इसको भी डिस्प्यूटेड रहता है ये। तो अब इंडिया भी दिखाएगा पाकिस्तान को कि हम भी क्या चीज हैं। ठीक है, तो इसलिए उज रिवर जो है ये न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डैम बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को फायदा हो सके इन सब चीजों में। तो अब आपको बताना है कि जो रावी जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कौन से पास से। तो ये हो जाएगा, आप बताएंगे कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ। तो रावी जो है वो रोहतांग पास से निकलती है। ठीक है, रोहतांग पास, याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो आप सभी को पता है किसको, नागालैंड को बोला जाता है। फैल्कन कैपिटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैल्कन बर्ड एक होती है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है, और यहाँ पे ये फ्लोरा और फौना की जो वैरायटीज है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको यूनेस्को ने नाम दिया फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये न्यूज में क्यों रहा, अभी यहाँ पे AFSPA कानून जो है ये यहाँ पे लागू कर दिया गया है। अब आसपा कानून क्या होता है, ये होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। अब ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है, अमित शाह जी हैं। तो ये काम क्या करता है, बेसिकली ये हमारे आर्मी जनरल्स को, आर्मी पर्सनल को पावर देता है क्या, कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो शक के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, आप किसी को शूट कर सकते हो अगर वो हमारी टेरिटरी में घुस गया है, या आपको शक है कि वो हमारी टेरिटरी को हार्म कर सकता है। ठीक है, और भी कुछ राइट्स हैं जो हमारे आर्मी पर्सनल को दी जाती हैं, और आर्मी पर्सनल यहाँ पे इन सब राइट्स को अक्वायर करता है। ठीक है, तो अब बेसिकली ये किस, कोई एक्ट था जो ये मिलता जुलता है, क्या था ये, रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में जो था उसी की तरह बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे नागालैंड जो है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सारामती हिल आपको यहीं पे देखने को मिलता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, वो यहीं पे मनाया जाता है। तो चलते हैं, ये एक न्यूज देख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड अ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन रेशियल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये बेसिकली जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ये 15 मार्च 2006 को हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेड कौन है, नजहत शामीन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बेसिकली यहाँ के 47 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, देखने को मिलता है आपको वॉशिंगटन डीसी में। IMF ये भी वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ और हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रोम में। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको ये मैंने बता दिया था, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको WHO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। इसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ जो हैं, इन्होंने अभी ये अभी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, रेसिज्म अगेंस्ट पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट स्टिल रिमेन सिस्टमेटिक इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये बेसिकली रिपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको बस इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट TOEFL एंड GRE टेस्ट। तो ये ETS के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो फॉरेन में हम पढ़ने के लिए एग्जाम एक देते हैं, GRE वगैरह होता है, TOEFL होता है, तो ये सब का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ETS है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो US बेस्ड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट एजुकेशनल असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और यही TOEFL और GRE का ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाता है। इन्होंने अभी आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने का एज आइडेंटिफिकेशन इन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा है। इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टैक्स ऑन क्रूड पाम ऑयल वाज रिसेंटली रिड्यूस्ड टू 10%। अभी
कच्चे पाम तेल को हाल ही में किस कर को घटाकर 10% कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कस्टम ड्यूटी। अब बात आती है टैक्स की, ड्यूटी की, तो आपको यहाँ से जीएसटी तो याद आ ही रहा होगा। जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये कौन सा टैक्स? ये डायरेक्ट टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ये कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम डायरेक्टली सरकार को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी का जो बिल नंबर है वो 122 है। ठीक है, 122। इसको 5 स्लैब्स में क्या किया गया है? 5 स्लैब्स में इसको डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 के तहत इसको बनाया गया था और आर्टिकल 279। पहला जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और पहला स्टेट इंडिया में है जो कौन सा है जो जीएसटी को एक्सेप्ट किया था? तो वो असम ने एक्सेप्ट किया था। और ये कौन सी कमेटी से रिलेटेड है? तो विवेक केलकर कमेटी से रिलेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी हाल ही में शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, भैया डीआरडीओ की तो बात ही अलग है। इन्होंने अभी शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, डेवलप किया है। तो ये कौन सी कंपनी, कौन सी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि अभी डीआरडीओ आपको पता होगा, डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके अपनी चीजों को डेवलप, डिफेंस सेक्टर में चीजों को डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम लार्सन एंड टॉब्रो ने बनाया है। ठीक है, एल&टी ने बनाया है। तो देख लीजिए कितना सही। अब ये जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, ये क्यों बनाया गया है? बेसिकली हमारे जो सोल्जर्स, हमारे जो जवान होते थे, जवान हैं, वो कहीं कभी कभी पानी, वाटर बॉडी आ जाती थी तो उसको क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो अब ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है वो उनको इन सब चीज़ों में क्रॉस करने में, कहीं पे उनको ट्रांसपोर्टेशन में उनके, और जो भी जैसी भी इतनी ये सारी हर्डल्स हैं, इन सबको पार करने के लिए हमारा ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम बनाया गया है। तो अब इसकी लेंथ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है 9.5 मीटर्स है। ये ऑपरेट 8 से 10 मिनट में कर सकता है। कैपेबिलिटी इसकी 70 टन वेट को ये कैरी कर सकता है। ठीक है, 70 टन। अब डीआरडीओ की बात आती है, तो डीआरडीओ का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, आप सभी को पता है। और इसके बाद ये नए जनरेशन का न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-P मिसाइल हमने अभी देखा, जिसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसके बाद इन्होंने पिनाका रॉकेट को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया था, जो कि एक रॉकेट लॉन्चर है। जी सतीश रेड्डी को अभी यूएसए के मिसाइल मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी इंस्टॉल्ड मेडिकल आईसीयू ऑन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, अभी इन्होंने ही वो किया था, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को इन्होंने बनाया था। फिर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली क्या किया है? टेस्ट फायर आकाश एनजी मिसाइल को इन्होंने अभी सक्सेसफुली क्या कर लिया है? टेस्ट कर लिया है। तो ये सब जो टेस्टिंग होती है, ये ओडिशा के कौन से कोस्ट से होती है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो उसको कोस्ट का नाम क्या है जहां से ये सब लॉन्च होता है। क्वेश्चन से पहले देख लीजिए, शिर्षा बांदला ये कौन है? अभी सेकेंड इंडियन वुमेन बन गई हैं जो कि स्पेस में फ्लाई करने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि शिर्षा बांदला फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू फ्लाई इन स्पेस। याद रखिएगा, ये सेकेंड वुमेन बन गई हैं जो कि इंडिया से हेल करती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू एंड कश्मीर, अभी जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए एक सोलर पावर पंप, किसके अंदर? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, मतलब पीएम कुसुम के तहत कितने सोलर पावर पंप्स ये इंस्टॉल करेंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5000 सोलर पावर पंप्स ये इंस्टॉल करेंगे। तो इस जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखना है क्या? अभी बेसिकली यहाँ पे जो मेंटली जो अनएम्प्लॉयड वो हैं उनके लिए एक शुरू किया गया है, किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के यूथ द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और हौसला योजना कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अभी दरबार मूव को एंड कर दिया गया है, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में।
तो इन सब चीजों से आपको मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिटेल बता चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग इंडिया ऑन द हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021? ठीक है, तो ये कौन से इंडियन है? तो ये विराट कोहली है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। स्यूडोमोनास गोल्डी रीडिस्कवर्ड इन आइलैंड्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में स्यूडोमोनास गोल्डी, पता नहीं क्या कि कोरोना के टाइम पे ये लोग खोज में कमी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी ये खोजा गया इस नाम की प्रजाति। तो यह प्रजाति कौन सी है आपको बताना है। तो यह बेसिकली माउस है, ठीक है। माउस ब्लैक बेलीड जो कोरल स्नेक है, जो कि अभी उत्तराखंड में पाया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। विच स्टेट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश हेल्थ एटीएम टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज टू पीपल इन स्टेट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूपी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड राम वन गमन मार्ग, जो है अभी ड्राफ्ट इसका प्रपोज किया गया है, किसका? पीडब्ल्यूडी इसको प्रिपेयर मतलब इसको बनाएगा उत्तर प्रदेश में। तो यह कौन से रूट के थ्रू बनाया जाएगा? चित्रकूट तक, ठीक है। तो ये सुल्तानपुर के तहत जाते जाते प्रतापगढ़ श्रृंगवेरपुर धाम में, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 3 बनाया जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका ट्रैक है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीज इट्स कोविड-19 वैक्सीन फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बीजिंग में आपको देखने को मिलता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको देखने को मिलता है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। वॉशिंगटन डीसी 51st नंबर का स्टेट बनने वाला है। और यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? जो बिडेन अंकल हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कमला हैरिस। कमला हैरिस की बुक का नाम जो है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, उनकी बुक का नाम है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। प्योरली फीमेल, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है संदीप मिश्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और आज का क्वेश्चन आपका है ये तीनों, हु विल इनॉग्रेट इंडियन आर्मी मेमोरियल इन इटली? प्रोजेक्ट बोल्ट किससे रिलेटेड है? और एल्सा ट्रॉपिकल स्टॉर्म अभी किस कंट्री में हाल ही में देखने को मिला था? ये आज का आपका क्वेश्चन है। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलूंगी मैं एक वीक के बाद, आपके इसी जोश के साथ मिलते हैं। और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर कमेंट से। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए और बच के रहिए, क्योंकि डेल्टा प्लस अपना रूप जो है चेंज करते करते फैल रहा है तेजी से, 5-6 राज्यों में फैल चुका है। तो अपना ध्यान रखिए कुल मिला के, और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।